नमस्कार दोस्तों, रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो शायद सभी यूट्यूबर या बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों को जानना ज़रूरी है। देखिए, आप 40,000 अभ्यर्थी निरस्त होंगे कि नहीं होंगे, जनरल वालों का होगा कि नहीं होगा, ओबीसी SC ST की कटअप कितनी जाएगी, जनरल की कितनी जाएगी, ये सब बातें अपनी जगह सही है और इनका कोई निराकरण नहीं है जब तक कि आपका जो अभी 69 भर्ती फॉर्म के बाद जो फाइनल कटअप आएगी ये आवेदन पत्र के बाद उसका निर्धारण ना हो जाए। लेकिन उसके पहले सबको ये एक बात निश्चित है कि ये ई आवेदन पत्र जो कि 18 तारीख 17 तारीख के आसपास से भरा जाना है, तो उसमें 75 जिलों की आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग जिनका गटअप कुछ भी हो, उन्हें चॉइस फिलिंग करते वक्त बहुत सारी ज़रूरी सावधानियों को अपनाना पड़ेगा। नहीं तो 68,500 की तरह बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें लगता था कि चूंकि सीटें कम थी तो 8-10 ज़िले भर के ही फिर पता चला कि ऐसा ज़िला मिल गया जिसके लिए वो आज तक पछता रहे हैं। तो आप जानिए एक एक करके सारी बातें, ताकि आपको कोई पछतावा न करना पड़े। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो 75 जिलों की चॉइस फिलिंग करने से पहले ये वीडियो देखना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। तो सब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत सारी जानकारी मिल सके। और विद फैक्ट्स मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि कौन से ज़िले ऐसे हैं जो बहुत कम चांस हैं मिलने के, कौन से ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों से आपको बचना चाहिए, और किस तरीके से जो भी आप ज़िला चाहते हैं उसमें किन किन फैक्टर्स पर आपको अपना चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो क्या क्या गलतियां कर देते हैं अभ्यर्थी, इस पर भी ध्यान देंगे, किन किन बातों का रखेंगे ध्यान, इस पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं सारी बातें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, 75 ज़िलों को आपको देखना कैसे है ये जानना ज़रूरी है। देखिए, 75 जो ज़िले हैं आप 3 कैटेगरी में बांट लीजिए। ऐसे ज़िले, जैसे कि मैंने 3 कैटेगरी बना दी, VIP जनपद, गृह जनपद और पिछड़े ज़िले। VIP जनपद वो जनपद हैं जो हर कोई जाना चाहता है इन ज़िलों में, लेकिन ये ज़िले उसी बच्चे को मिलेंगे जिसकी मेरिट हाई होगी या जिसका यह गृह जनपद होगा, वो पहले भरे, वही सारी बात है। दूसरा, वो जो गृह जनपद आप जिसके रहने वाले और उसको ज्वाइनिंग चाहते हैं। और तीसरा, वो जगह जहां आप जाना नहीं चाहते होंगे, अगर यह आपका गृह जनपद नहीं है तो देखिए, VIP जनपद क्या होते हैं। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं, चूंकि 69 भर्ती का उन्होंने कटअप क्लियर कर लिया है तो वो आगे UPPS की तैयारी कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, UPSC की तैयारी करना चाहते होंगे, या RO ARO या कोई बड़ा एग्ज़ाम निकालना चाहते होंगे ताकि आगे सरकारी सेवा में अधिकारी बनकर काम कर सकें, या मेट्रो सिटी की जो लाइफ स्टाइल है उसे जीना चाहते होंगे। तो वो सारे ऐसे लोग VIP जनपदों को भरते हैं। ये क्या हैं, अभी हम जस्ट आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अब आते हैं बात कि गृह जनपद कैसे चुनाव करना है। तो देखिए, अगर सपोज करिए कि जो भी आपका गृह जनपद है उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप गृह जनपद से लगे हुए मैप उठाइए उत्तर प्रदेश का, और देखिए कि उसकी सीमा से लगे हुए कौन कौन से गृह जनपद हैं, उनकी ज़िले से कितनी कितनी दूरी है। हो सकता है कोई सीमा से नहीं लगा है, लेकिन आपके ज़िले से या आप जहाँ रहते हो वहाँ से दूरी पास हो, तो सबसे पहले दूरी देखिए। फिर दूसरा काम देखिए कि आपका रिलेटिव वहाँ रहता है कि नहीं रहता है। देखिए, कई बार क्या होता है, जो बाहरी व्यक्ति होते हैं अगर उनको लोकल का सपोर्ट नहीं मिलता तो उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तीसरी बात कि रेफरेंस इन बेसिक डिपार्टमेंट, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, साथी, दोस्त अगर किसी भी ज़िले में बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट में है तो वहाँ पे भी आपकी जॉब आसान हो जाएगी, क्योंकि जैसे वेरिफिकेशन करवाना है शुरुआत में तो आपको मदद मिलेगी उस बंदे की, सैलरी निकलवानी है, एरिया निकलवाना है, तो और भी विभाग से संबंधित इन जानकारियों के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप करप्शन के शिकार नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको रेफरेंस इन बेसिक डिपार्टमेंट मिलेंगी। पिछड़ा जिला क्या है, नीति आयोग ने किस तरीके से इसे निर्धारित किया है, आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं VIP जनपद क्या है। तो VIP जनपद क्या है इसे देखते हैं। तो VIP जनपद देखिए, मैं आपके सामने लिस्ट है, ये VIP जनपद है जो 68,500 में भी थे। मतलब VIP मतलब ऐसा नहीं कोई इसकी कैटेगरी बनी हुई है, ये मैं चॉइस फिलिंग के हिसाब से बता रहा हूँ कि सबसे पहले नोएडा ज़िला हर कोई लेना चाहता है क्योंकि ये दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। फिर उसके बाद दूसरा ज़िला गाज़ियाबाद हो गया। और आप कहोगे सर हापुड़ तो कोई बड़ा ज़िला नहीं है, लेकिन चूँकि ये दिल्ली के पास है इस वजह से हापुड़ भी तुरंत की तुरंत भर जाता है। हाँ, बुलंदशहर हो सकता है ना भरे, लेकिन ये चारों चूँकि दिल्ली के सर्कल के एरिया के ज़िले हैं और इसी वजह से ये बन जाते हैं VIP ज़िले। मतलब कि हर कोई चाहता है कि भाई दिल्ली के पास मतलब जो अच्छे सारी फैसिलिटी है वो मिल जाए। दूसरी बात, अगर आप UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो उस हिसाब से भी सही है।
अब इसके बाद जो आगे के आते हैं तो देखिए ओबियस बात है, लखनऊ और आपका कानपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ज़िले हैं। तो ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है कुछ ऐसे कि पश्चिम से आगे की तरफ बढ़ाऊँ। तो सबसे पहले जैसे नोएडा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया। फिर मेरठ भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता है, तो लोग अप डाउन करते हैं, तो मेरठ भी ठीक है, वैसे भी बड़ी सिटी है। फिर मथुरा भी 2-2.5 घंटे का दिल्ली से रास्ता है, तो उस हिसाब से ये भी सही है। फिर आगरा चलो ज़रूर बीच में पड़ जाता है, एक आगरा बड़ी सिटी भी है, तो आप वहाँ पे भी बच्चे भरते हैं। फिर आता है कानपुर। कानपुर 2 तरीके के हैं, कानपुर नगर है और कानपुर आपका देहात है। तो देहात तो कम लोग भरते हैं, लेकिन नगर की डिमांड बनी रहती है, तो कानपुर नगर आपका अगला। देखिए ये जो मैंने नंबर डाला ना इसलिए भी कि सपोज आप जब चॉइस फिलिंग करें तो आप चाहें, भले ही आपकी कोई भी मेरिट हो, चाहे आप हायर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको तैयारी करनी है, आपको चाहते हैं कि नहीं मैं तो अपने घर नहीं रहना चाहता, मैं बाहर रहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से ऑर्डर भरें 1 2 3 4 5 6 7। लखनऊ आप जा सकते हो, उत्तर प्रदेश में कहीं रहने को तैयार, लेकिन अच्छे ज़िले में रहने को तैयार हैं। फिर प्रयागराज है, फिर वाराणसी है, और आपका फिर झांसी भी ले सकते हैं, और अगला गोरखपुर। ये सारे वो शहर हैं जहाँ ट्रेन, बस स्टेशन, हॉस्पिटल, सारी बहुत बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी हैं। हर कोई चाहता है कि एक अच्छे ज़िले में रहे। अगर आपका गृह जनपद का कोई फीवर नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बात हो गई। अब आते हैं, चलिए वीआईपी जनपद समझ गए होंगे आप। वीआईपी जनपद में इस तरीके से आप अपने इस ऑर्डर में जैसा भी आपको सही लगे, जैसे मैंने एक बहुत ज़्यादा डिमांड इन मोस्ट के आधार पे ये सारे ज़िले रखे हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर लें। तो ये वो ज़िले हैं जिनको मिलने के कम चांसेस होंगे, जिनकी हाई मेरिट होगी वही भर लेंगे। अब चलिए आगे समझते हैं गृह जनपद। सपोज करिए मैंने एक उदाहरण लिया है, जैसे यहाँ इटावा का कोई अभ्यर्थी है, इटावा जनपद है आपका, मुलायम सिंह यादव जी का एरिया, तो वहाँ का कोई अभ्यर्थी है, तो वो कैसे चुनाव करेगा कि किस तरीके से उसे चॉइस फिलिंग करनी है। तो ऑब्वियस बात है कि यार इटावा अभ्यर्थी है, तो पहले नंबर पे क्या भर देगा, इटावा। अब इटावा या आपका जो भी शहर है तो आप पहले नंबर पे भर दो। उसके बाद आप मैप में जाओ उत्तर प्रदेश के, और उसमें देखो कि इटावा की सीमा से कौन से ज़िले लगे हैं और शहर से उनकी कितनी कितनी दूरी है। तो इटावा शहर से मैनपुरी की सबसे कम दूरी है, तो दूसरे नंबर पे मैनपुरी भर दीजिए। फिर औरैया की सबसे कम दूरी है, तो औरैया भर दीजिए। आगरा की बाह जो तहसील है वो इटावा ज़िले के सीमा से लगती है, तो अगर आपको आगरा ज़िला मिल जाता और वहाँ बाह वाले विकास खंड में आ गए तो आपके लिए ये तब भी ठीक रहेगा, तो आगरा ही भर सकते हैं। फिरोज़ाबाद भी अच्छी जगह है, पास ही में पड़ती है इटावा के, और सीमा भी लगी हुई है कन्नौज, देन जालौन। अब देखिए ये तो सीमा लगी हुई हैं वो वाले हो गए। जालौन आगे चकन एक ब्लॉक पड़ता है, वहाँ से आगे चकन से होते हुए आप जालौन जा सकते हैं, पास ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बात हो गई। अब आते हैं आगे कि सपोज करिए कि जैसे मैनपुरी ये सब कोई नहीं मिले, तो आप अगला फर्रुखाबाद भर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट ज़्यादा आगे नहीं पड़ता है। मैनपुरी बेवर से होते हुए जाएंगे तो फर्रुखाबाद पहुंच जाएंगे, और 1-2 घंटे की रास्ता है। आप रोज़ अप डाउन भी कर सकते हैं, या फिर हफ्ते में तो अप डाउन ही कर ही सकते हैं संडे के दिन। और पास ही में क्या है, एटा, या जो भी इस तरीके से पास है। मान लीजिए मैंने एक 10 ज़िलों की लिस्ट बना दी, ऐसी और जो आपको पास लगता है वो 11वां हो जाएगा, फिर और जो पास लगता है वो आपका 12वां हो जाएगा। आपका इसमें ये भी ध्यान रखें, गृह जनपद के टाइम पे मैं आपको पहले बता चुका कि रिलेटिव भी देखें कहाँ रहता है। सपोज करिए कि इटावा के आप अभ्यर्थी और मैनपुरी में आपका रिलेटिव नहीं है, औरैया में रिलेटिव है, या फिर ज़्यादा रिश्तेदारी औरैया में है, तो मैनपुरी की जगह फिर आप औरैया का चुनाव करिए और तीसरे नंबर पे आप मैनपुरी को रखिए। तो इस तरीके से 11, 12, 13, 14 आप लिस्ट बना लीजिए गृह जनपद के हिसाब से। अब आते हैं आगे और आप देखते हैं वो ज़िले जिनसे लोग बचना चाहेंगे। देखिए हुआ क्या है, फ़िलहाल में ये वो ज़िले हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति थोड़ा सा विषम है, मतलब यहाँ पहुँचना, रहना, खाना कुछ भी आसान नहीं है। तो हर कोई अभ्यर्थी चाहता है कि इन ज़िलों, अगर इटावा के आप अभ्यर्थी तो उस हिसाब से आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने इधर लिस्ट लगाई हुई है ये वो 8 ज़िले हैं जिन्हें हाल ही में अति पिछड़ा ज़िलों को नाम बदलकर अब आकांक्षी ज़िला, मतलब जिन पर काम करना है वो ज़िला घोषित कर दिया गया है। तो ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं और इन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी सरकार काम कर रही है। तो होता क्या है, चूँकि ये पहले पिछड़े ज़िलों में आते तो अभ्यर्थी इनसे बचना चाहते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने इस पर डिसाइड किया 68,500 में। अभी क्या हुआ है कि ये जो ज़िले हैं इनके अभ्यर्थियों को कहा गया है कि भाई आप यहाँ से नहीं बाहर जा पाएंगे। खैर अभी ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, ऐसा इस तरीके से सुनने में आ रहा है। तो खैर ये पिछड़े ज़िले तो हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर मान लीजिए इटावा के अभ्यर्थी होते या आपका ये ज़िले गृह नगर नहीं है या गृह जनपद के पास नहीं है, तो सबसे लास्ट में भरिए सोनभद्र, ये काफ़ी रिमोट एरिया बिहार झारखंड के आसपास आता है। फिर चंदौली, फिर 73 नंबर पर बलरामपुर। देखिए इसलिए मैंने नंबर डाल रखे हैं। 72 पे सिद्धार्थनगर, चित्रकूट,
चित्रकूट एक काफ़ी रिमोट एरिया है, जंगली एरिया है, इसलिए लोग बचना चाहते हैं। बहराइच 70 नंबर पर। श्रावस्ती देखिए ये होगा, श्रावस्ती 69, 68 महाराजगंज हो जाएगा। कुशीनगर, ये जैसा आपको फिर सही लगे। तो इस तरीके से ये पिछड़े ज़िले हैं। हर कोई चाहता है कि ऐसे ज़िलों में ना पढ़ाना पड़े। चलिए अब आते हैं और आगे। अब अगली बात कर लेते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है। तो देखते हैं भौगोलिक स्थिति। देखिए आप अगला एक काम करिए। देखिए मैंने शुरुआत के 10 बता दिए कि गृह जनपद है तो पहले तो 10 वही भरेंगे। अगर आप वीआईपी हैं तो पहले 10 भरें, फिर उसके बाद गृह जनपद के 10 भरें, और सबसे लास्ट वाले भी ज़िले बता दिए। बीच के अगर 75 ज़िले हैं तो वो जो 20 नंबर के बाद 21 से लेके जो है आपका करीब करीब 60 के बीच के जो ज़िले हैं वो किस आधार पे भरें। तो देखिए सबसे पहला काम करिए कि जितने उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं सबका पता लगाइए कि सब किन किन ज़िलों में डायरेक्ट रेलवे स्टेशन और किस लेवल का है। देखा होगा आपने, जंक्शन होता है या कोई नॉर्मल स्टेशन होता है, छोटा स्टेशन होता है, कहीं होता ही नहीं किसी ज़िले में। तो देखिए किस किस ज़िले में रेलवे स्टेशन है, क्योंकि रेलवे स्टेशन से आपको आने जाने में कहीं पर भी सहूलियत होती है। तो रेलवे स्टेशन देख लीजिए, सबसे पहले कोशिश करिए रेलवे स्टेशन वाले ज़िले भर लें। उसके बाद देखिए किन किन ज़िलों में बस स्टैंड है। ऑलमोस्ट सभी जगह बस स्टैंड होगा, लेकिन किस जगह बस स्टैंड से बसें ज़्यादा से ज़्यादा अन्य शहरों में जाती हैं, क्योंकि कल जब जॉब करने लग जाएंगे तो आपको विभिन्न शहरों में जाना पड़ेगा। कभी पेपर देने, कल शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो भी घूमने फिरने जाना है, तो फिर दिक्कतें होंगी। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, हॉस्पिटल देखिए उस ज़िले में है कि नहीं है, या अच्छी सुविधा है कि नहीं है। जैसे गोरखपुर है, एम्स वगैरह आप देख रहे हैं, सरकार ने रोज़ नए नए प्लान बना रही है। तो फिलहाल वर्तमान में क्या स्थिति है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन फैसिलिटी, क्योंकि कल जब आप पढ़ा रहे होंगे तो साथ में वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं या नहीं है, या अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी है कि नहीं है। तो सारी चीज़ें, खैर 5वीं तक तो आप ही पढ़ाएंगे, 8वीं तक, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मायने रखती है। तो ये हो गई भौगोलिक स्थिति। अब चलिए सारी बातों को हम उत्तर प्रदेश के मैप से समझ लेते हैं। ठीक है गाइस, तो अब समझते हैं। ये है मैप आपके सामने। देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा था, तो ये वो एरिया है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश कहलाता है, और ये माना जाता है कि ये एरिया काफ़ी समृद्ध है और सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिल्ली है तो गाज़ियाबाद आपका हो गया, हापुड़ हो गया, आपका मथुरा हो गया, ये बुलंदशहर यहाँ पे अभी बता रहा था मैं आपको। ये देखिए मैं ऐसे आया था, मथुरा, फिर आगरा, फिर फिरोजाबाद, ये वो इटावा जहाँ के अभ्यर्थियों को बता रहा था अभी मैंने आपसे बताया। अगर आपका इटावा गृह जनपद है तो पास में मैनपुरी है, फिर आपका औरैया भी है, आपका फिरोजाबाद है, देखिए जालौन है, पास में कानपुर देहात मैंने बताया था कि ये अगर आपको शुरुआत में तो यही बनने हैं, और आपका कानपुर देहात बन सकते हैं। बगल में देखिए ये एटा रहा, आपका ये फारुखाबाद रहा। तो जैसे सपोज करिए आपका इटावा ज़िला होता है, तो इटावा ज़िले के आसपास के जितने ज़िले हैं ये देखिए, ये सारे मैंने आपके कवर कर दिए कि ये जो है सीमा से लगते हैं। तो ऐसे ही आप ये मैप ले लीजिए और जिस शहर में आप रहते हो उसके आसपास के ज़िले पहले तैयार कर लीजिए। और उससे भी ज़रूरी चीज़ है कि आपका कोई रिलेटिव कहाँ रहता है, उसी प्रेफरेंसेस पे भरिए। अब आती है बात कि कौन से ज़िले जो मैंने मना किए थे। देखिए सोनभद्र है जो सबसे लास्ट में डलवा दिया, वो झारखंड बिहार का एरिया है, इस वजह से क्योंकि आप इधर से इधर आओगे तो फिर ये आपको दूर पड़ेगा। हाँ, लेकिन कल आप मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं तो सोनभद्र आपके लिए कोई दूर नहीं है, आपके लिए बहुत बढ़िया जगह है। आप चंदौली के रहने वाले हैं तो चंदौली लेना सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। गाजीपुर, बलिया, ये ठीक एरिया हैं। इधर देखिए बलरामपुर और आपका ये सिद्धार्थनगर जो नेपाल से लगे हुए हैं, बहराइच, ये भी काफ़ी रिमोट एरिया में कंसिडर किए जाते हैं लोगों के द्वारा, सिद्धार्थनगर। तो आप इन ज़िलों से बच सकते हैं जो भी बॉर्डर के ज़िले हैं, क्योंकि इधर बिहार और झारखंड और उधर क्या है, नेपाल है। बीच में ये क्रीमी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, जैसे लखनऊ और कानपुर, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट जो मैं आपको बता रहा था। देखिए बॉर्डर का एरिया है, एमपी से लगता हुआ है, काफ़ी जंगली एरिया है, तो इस वजह से लोग यहाँ बचना चाहते हैं। पीछे ये महोबा और बांदा बुंदेलखंड के एरिया हैं, हमीरपुर, झांसी भी, ललितपुर भी बुंदेलखंड एरिया में आता है। तो इस हिसाब से आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनाव कर सकते हैं। अब आते हैं एक और जो 2 इम्पॉर्टेंट बातें उन्हें और देख लेते हैं। अब जो आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहला था कि कौन कौन से ज़िलों में मौका मिल सकता है। देखिए कोई भी आपकी परसेंटेज हो, अगर आपकी गुणांक 60 भी है ना, तब भी आपको पूरे 75 ज़िलों में फॉर्म भरने को मिलेगा। अब आप 75 ज़िले चुन लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद जिन जिन चीज़ों से मैंने आपको नज़रिए से देखने का बताया है, पहले आप भी अपने वीआईपी ज़िले, गृह जनपद के ज़िले और पिछड़े ज़िले, अगर आपको मेरे सही लगते तो आप मेरे डिसाइड कर लीजिए और इस तरीके से एक लिस्ट बना लीजिए। और अगर नहीं आपको दिमाग लग रहा तो जो मैंने बता दिए, अब बस आपका गृह जनपद आपका अगर दूसरा हो तो उस हिसाब से बना लीजिए। देखिए सभी ज़िलों में आपको मौका मिलेगा भरने का,
तो जो भी है पूरे के पूरे 75 ज़िलों में आपको मौका मिलेगा भरने का। ऐसा नहीं है कि कोई भी ज़िला नहीं मिल सकता, बस डिपेंड करता है कि जिसकी मेरिट हाई होगी उसे गृह जनपद मिल जाएगा और जिसकी मेरिट हाई नहीं होगी उसे कोई भी जनपद मिल सकता है। अब देखिए मैं आपको 68,500 बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है जनरल OBC SC ST को ज़िला कैसे अलॉट होगा। ये काफ़ी टफ प्रोसेस है। आप ऐसे समझिए, सपोज करिए कि 69,000 लोग हैं, तो आपको मालूम है कि इन 69,000 लोगों में 34,000 लोग जनरल के होंगे और आपको ये भी मालूम है कि ओवरलैपिंग लगेगी। तो सपोज करिए कि 34,000 ये जो लोग हैं, जब कल मेरिट बनेगी तो जो टॉप 34,000 लोग होंगे वो जनरल माने जाएंगे। मतलब थोड़ा सा आरक्षण वगैरह हटा दें तो जो टॉप 34,000 है उनको उनकी चॉइस फिलिंग, मतलब जो पहले नंबर पे होगा सबसे पहले उसका पहला नंबर का ज़िला मिल जाएगा, फिर दूसरे नंबर वाले को ज़िला पूछा जाएगा, मतलब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पूछेगा। तो इस तरीके से 34,000 लोगों को मिलाएगा। अब इसमें क्या है कि सपोज करिए कि इटावा ज़िले में मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों के सापेक्ष यहाँ पे 50 ही सीटें जनरल की होंगी। अब मान लीजिए जनरल के कैंडिडेट ने यहाँ 100 लोगों ने, मान लीजिए जो 34,000 लोग हैं इनमें से 50 लोगों की जगह यहाँ 200 लोग थे, तो जो 50 होंगे और गृह जनपद के होंगे उन्हें तो मिल जाएगा। बाकी जो 150 लोग हैं वो इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और फिर पिछली बार यही किया गया था कि अगर OBC के भी हैं या आप SC ST के भी हैं तो फिर गवर्नमेंट जहां आपको चाहेगी वहां भेजती है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो पिछड़े ज़िले हैं वहाँ योग्य अभ्यर्थी पहुंचकर सेवा दें अपनी। तो इस तरीके से पिछली बार ये जो 150, मान लीजिए सपोज करिए कि 200 जनरल के कैंडिडेट हैं इटावा में और टोटल 34,000 लोग थे, चूँकि 50 ही लोग, 100 सीटें हैं इटावा में, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 100 सीटें थीं, 100 सीटों में 50 जनरल की होंगी। अब चूँकि इटावा शहर से जनरल के 200 लोग हैं तो जनरल के 200 में से 50 को तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो 150 है इन्हें नहीं मिलेगा। इन्हें फिर जो भी गवर्नमेंट चाहती है वो मिलेगा। फिर बाद में किसकी बारी आती है 50 जनरल की सीटों के बाद? OBC की। तो जो भी OBC के हैं, अब चूँकि जो OBC के थे लेकिन 150 में जनरल कैटेगरी ओवरलैपिंग की वजह से पहुंच गए तो वो तो बाहर चले गए। फिर जो OBC के बाकी बचे वो इस जगह आपके जनरल, मतलब जो भी सीटें बचेंगी 18, 19, 20, उनमें आपका सिलेक्शन मिलेगा। यही कारण रहा कि पिछली बार 67 गुणांक OBC को तो बाहर मिला और जो लोअर गुणांक वाले थे OBC SC ST के कैंडिडेट उन्हें उनका गृह जनपद मिल गया। और इसी का वो जो केस अभी हाल ही में आया तो उसमें यही कहा गया है कि वही OBC के जो हायर मेरिट वाले लोग थे उन्हें पहले गृह जनपद मिलना चाहिए था, न कि लोअर मेरिट को। तो इसके ऊपर भी केस चल रहा है। तो इस तरीके से जनरल, आई होप कि आपको समझ में आया कि जनरल OBC SC ST को जिला कैसे अलॉट होगा। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा कि किस तरीके से जिला अलॉट होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से ये सब था आपका कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। आगे चलना है तो रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरीके से जो भी काफ़ी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह बनाए रहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स जो बेल आइकॉन है वो भी दबा दिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले। धन्यवाद गाइस।